अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए एक बार फिर वही नुकात दोहराएंगे कि समाजी फासला अपनाना चाहिए, अपने आप को घर तक महदूद रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक और अपने आप को कोरोना वायरस के मुतालिक जो मुख्तलिफ हुकूमत की जानिब से रेगुलेशंस आती हैं उससे आगाह रहना चाहिए। जनाब शिराजी साहब, जैसे आपने देखा जो लॉकडाउन है वो तो नरमी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो तिबी माहिरीन है आपके वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि अवाम को एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में उस तरह की रुकावटें आप कम ना करें कि बिल्कुल ही जो कोरोना वायरस की तस्दीक की लकीर है वो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। अभी आपने जैसे देखा होगा सिंध सूबे में सबसे ये मेरे ख्याल से पहली बार है कि एक ही दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इसका मतलब यही है शिराजी साहब कि इन केसेस के शिनाख्त में कोई कमी नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आप अपनी जो इनफरादी हिफाजत कर सकते हैं वो 100% करनी चाहिए। जो आपके बहुत ज्यादा अहम मईशत के सेक्टर हैं उनको आप बेशक चलाएं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी फुरसेक करें। किस तरह देखते हैं जनाब? बिल्कुल असद, मेरा ख्याल में कि लॉकडाउन होते हुए भी अगर फिगर इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास तो सिचुएशन इसका मतलब है कि बड़ी अलार्मिंग है। गोया कि इससे ये बात भी साबित होती है कि लॉकडाउन के अंदर भी लोगों ने बहरहाल एहतियात वो नहीं अपनाई कि जो इस मर्ज से बचने के लिए ज़रूरी है। गोया कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलना या मुख्तलिफ़ किस्म के इज्तिमात से इज्तनाब करना। तो मेरा ख्याल में इस हवाले से अगर लॉकडाउन के होते हुए भी चीज़ों को नहीं ऑब्ज़र्व किया गया तो फिर इसका मतलब है कि जब खुलेगा ये या खुल चुका है तो उसके बाद इसके ख़तरात कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये फैसला किया गया तो मेरा ख्याल में आपने भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बार बार जिस बात पे फोकस किया है वो यही है कि इस हवाले से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी दिखानी है। गोया कि अब ये लोगों पे है कि अगर इस लॉकडाउन को हमने आगे नहीं लेके चलना, जिससे बिलखसूस जो गरीब तबका है उसके लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे इस बात के खदशात बढ़ रहे थे कि कहीं खुदा न खास्ता लोग कोरोना से तो नहीं लेकिन भूख से मरना शुरू ना हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने एक बड़ा मुश्किल फैसला लिया है और उस मुश्किल फैसले के पीछे यही खदशात और यही खतरात लाक थे कि कहीं सिचुएशन अदरवाइज ख़राब ना हो जाए, तो अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये लॉकडाउन खुल गया जिसके नतीजे में अब गली मोहल्ले के से लेके दीगर छोटी मार्केट्स बड़ी मार्केट्स सिवाय शॉपिंग मॉल्स के सबको ऑन कर दिया गया है, तो अब एक तो जिम्मेदारी अवाम की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुजाहरा है उसको भरपूर तरीके से उसका इजहार करें। साथ में शॉपकीपर से भी कहा गया है कि हफ्ते के अंदर 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, 5 दिन ये दुकानें खुली रहेंगी। उसके लिए भी एक टाइम मखसूस किया गया है, गोया के सहरी से लेके शाम 5 बजे तक ये टाइम रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि हर दो तरफ अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि लोगों ने एक तो समाजी फासले को मेंटेन किया और साथ में जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने भी टाइम को ऑब्जर्व किया गया कि 5 बजे के बाद कोई भी दुकान ना खुली रहे ताकि लोग गैर ज़रूरी तौर पे वहाँ पे ना जाएं, ख़रीदारी ना करें। तो ये तो हो सकता है कि फिर उसके नतीजे में हम इस मर्ज़ को शायद उस तेज़ी से ना फैलने दें जिसके खदशात का इजहार हमारे तिब्बी माहिरीन ने किया है, वरना खुदा न खासा सूरत हाल गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपने भी बताया कि अगर एक दिन के अंदर 1000 केसेस आए हैं और ये उस वक्त आए हैं कि जब लॉकडाउन की कैफियत है। असद, ये भी आपको पता है कि खुदा न खास्ता अगर हमने चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज ना किया तो फिर इसके असरात अगले 2 हफ्तों में नजर आएंगे। तो अब देखना ये कि 2 हफ्ते बाद क्या लोग प्राइम मिनिस्टर की बात को अहमियत देते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलेंगे या फिर खुदा न खास्ता हमारे तिब्बी माहिरीन के खदशात दुरुस्त साबित होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो कर्व है वो कहीं स्काई रॉकेटिंग की तरफ एक तरफ से बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और फिर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, बार बार ये बात हो चुकी है कि उसमें इतनी शक्त नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मरीजों को सहार सके। और इससे बढ़ के एक बात और ज़्यादा अहम है कि इस वक्त आपने देखा है कि कई दर्जन जो है वो तिब्बी अमले के जो अफराद हैं उनमें डॉक्टर्स भी हैं, वो खुद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। तो हमारे पास
एक तो तिब्बी माहिरीन की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं है, साथ में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है। तो फिर जो सिचुएशन बनेगी वो पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड होगी, उसको फिर नहीं संभाल पाएंगे हम। इसमें पॉलिसी एरियाज में भी खला है शराजी साहब। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन का कहना है कि सिंध सूबा लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा, उसमें कुछ रुकावटें उन्होंने कम कर दी हैं, लेकिन जिस तरह वफाक की जानिब से ये पॉलिसी आई है कि लॉकडाउन में वाज़े नरमी होगी और कुछ मखसूस एरियाज होंगे जिन पर लॉकडाउन इख्तियार किया जाएगा, सिंध ने एक और रास्ता इख्तियार किया है। अब इसमें कितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए? इसी शो पे हमने कई बार कहा कौमी यकजहती का मौका है, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वफाक में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सूबे में जो उनकी आपस में अब जो एक तरह से झड़प रही है और उसमें सिर्फ इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा जराना बातें करते रहे। अब जब सिंध में यही बात हो रही है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लॉकडाउन में हम कमी नहीं करेंगे, और वफाक कह रहा है कि हम लॉकडाउन में आसानी करेंगे, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको नजर आती है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो खैर डे फर्स्ट से हमें नज़र आ रही है असद, और यही वजह है कि हमने जो रेलिवेंट क्वार्टर्स थे ना उनको अंगेज नहीं किया। गोया कि वो तिब्बी माहिरीन थे, फिर हमने पाकिस्तान के अंदर जो वायरस का एक ट्रेंड था कैसे शुरू हुआ, फिर उसका स्प्रेड का जो एक पेस था, किसी भी चीज़ को हमने साइंटिफिक बुनियादों पे एनालाइज नहीं किया। यही वजह है कि शायद शुरू में हमने पहले लॉकडाउन नहीं किया, फिर सिंध ने लॉकडाउन किया तो बाकी मुल्क भी उसमें शामिल हो गया। अब सूरत हाल ये है कि स्टेटिस्टिक्स देखे जाए तो वायरस बढ़ रहा है, एक तरह से उसमें तेजी आ रही है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम शायद लॉकडाउन को रिलैक्स करने की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें इतनी कंफ्यूज हो गई हैं, इतनी गड़बड़ हो गई हैं कि अब शायद कोई डिसीजन लिया भी जाए तो उसके रिजल्ट्स इतने बेहतर ना आ सकें, क्योंकि चीज़ें बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। अब देखें ना, पंजाब के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल को बेहतर अंदाज में ऑब्जर्व नहीं किया गया, और हालत यह है कि लाहौर जो प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आए हैं। तो जब लाहौर के अंदर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो मैं बाकी पंजाब के बारे में क्या उम्मीद रखूं कि वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर अंदाज में हुई होगी। फिर देखा जाए केपीके के अंदर जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, गोया कि अमवात की रेशो सबसे ज़्यादा है, और जो तिब्बी अमला वहाँ पे इसका शिकार हो रहा है उसकी तादाद भी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अब कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी अगरचे लॉकडाउन की कैफियत है, लेकिन वहाँ पे भी कहा यह जा रहा है कि तेज़ी से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। खुद सिंध के अंदर आपने देख लिया है कि लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन 1000 केसेस अगर आ रहे हैं वहाँ पे एक दिन के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि वक्त गुजर गया है। अब जो हम बात बार बार कर रहे हैं वो यही है कि अगर लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे तो शायद अपने आप को इस मुसीबत से बचा पाएंगे। जो हम हुकूमत की हम बात कर रहे थे वो कोऑर्डिनेशन की हो, वो बर वक्त फैसलों की हो, शायद वो वक्त हम अब गुजार चुके हैं। अब हमारे पास वो वक्त नहीं बाकी बचा कि हम उसके अंदर ये बात करें कि क्या फैसला हमें करना चाहिए, क्या इकदाम लेने चाहिए। मैं नहीं समझता कि अब कोऑर्डिनेशन को कोई वक्त है। मोर इम्पोर्टेंटली जो चीज़ें जो की जा सकती थी वो असद आपके सामने है कि रेलवे का निज़ाम नहीं खोला गया, इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है उसको ओपन नहीं किया गया, इसी तरह जो एयर हमारे रूट्स हैं उनको भी अभी तक हमने बंद रखा हुआ है। तो हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि शायद ये भी एक स्प्रेड का जरिया हो सकता था, लेकिन जो बार बार हमने बात की थी रमज़ान शुरू होने से पहले कि मसाजिद को बंद किया जाए, तरावी नमाज घर पे होनी चाहिए, दीगर इकदाम इस तरह के, शायद वो नहीं हो सके। अब तो आगे ईद आ रही है, खुदा न खास अगर ईद के ऊपर भी इज्तिमात होते हैं तो फिर हम उम्मीद रखें कि ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है, इसी पे वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू रहेगी इसलिए बता। वेलकम बैक टू दोहरा। लॉकडाउन में नरमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि इस सूरत हाल में मईशत का पहिया किस तरह चलेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि जो हुकूमत वक्त की जानिब से कुछ पॉलिसियाँ आई हैं, कह रहे हैं कि जी कंस्ट्रक्शन में हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको एक पैकेज देंगे। बैन अल अक़वामी सतह पे कह रहे हैं IMF को
कि कुछ कर्जे हैं जिनको आपको राइट ऑफ करना होगा या रिस्ट्रक्चर करना होगा, आपके करीब मईशत को किस तरह बहाल किया जा सकता है? रही साहब बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो है ये चूंकि इस वबा ने सारी दुनिया की माशियत को जो है वो बड़ा डिस्टर्ब किया है, और जो डेवलप नेशन थी वो भी बड़ी बुरी तरह इससे मुतासर हुई हैं, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं वो तो होने ही थे, चूंकि हम बड़ी ताकतों के, बड़ी माशियतों के जो कर्जों के बोझ तले भी हैं, और इसने हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इन सारी चीज़ों को भी इम्बैलेंस कर दिया। अभी जो हमारे पास ये है कि हम चूंकि फौरी तौर पे एफडीआई तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इस वक्त हमारे पास कोई एफडीआई आएगी, लेकिन ये है कि उसके साथ हमारी ये कोशिश ये है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है हम उसको बूस्ट करें, हम उसके लिए इंसेंटिव लेके आएँ, और वो अपनी जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो एक्सपेंशन करे और वो आगे बढ़े। उसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, अल्टीमेट उनके लिए ये उनका अपना घर है, तो वो हमारे पास आके पंजाब के अंदर स्पेशली बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास डेयरी में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत मौजूद है। पंजाब के अंदर स्पेशली हमारे पास 9-10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। देखिए जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कर्जों के हवाले से, बहुत सारे ममालिक जो है इस वक्त अपनी बैंक करप्टेसी दे रहे हैं लोगों के, जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे हैं उनके आगे के जी हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने कर्जे दे सकें। पाकिस्तान की मैशत भी इस वक्त बहुत बुरी तरह दबाव का शिकार है, और हम ये समझते हैं कि जो बड़ी ताकतें और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे हैं उनको हमारे जैसे मुल्कों को भी सिंपैथेटिकली देखना होगा कि वो हमें क्या रिलीफ दे सकते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट भी अगर कुछ एरिया प्रेजेंट करती है उनके साथ, तो हमारी ये गुजारिश तो यही है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हमारी जैसी जो माशरतें हैं उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से अगरचे हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट जो है वो कम रहा है, लेकिन हमारी माशरत जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुकी है। बहुत सारे इदारे यहाँ पे भी बैंक करप्ट होने जा रहे हैं, बड़े बड़े इदारे, और अनएम्प्लॉयमेंट का हमें भी बहुत ज्यादा खदशा है कि बहुत बड़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी होगी। करोड़ों में लोग जो है वो इससे असरअंदाज हुए हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए जो हमारा राइट है, और उसके लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आपने देखा कि उन्होंने जो फंड कायम किया है, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि जो हमारी जैसी माशियतें उनको ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। और सरदार साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि सी पैक भी हमारे लिए कहा जाता है कि बड़ा गेम चेंजर एक मंसूबा है, तो उसके साथ कहा यह गया था कि एक कुछ सनती जोन भी बनेंगे, तो आप जो क्राइसिस सिचुएशन बनी, आपको क्या लगता है कि ये सी पैक भी पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हमारी मईशत को थोड़ा बहुत इससे सहारा मिल जाए? और वो कौन से प्रोजेक्ट है जिनके ख्याल आपके ख्याल में जिनको तरजीही बुनियादों पर शुरू करना चाहिए सी पैक के तहत? देखिए सी पैक में चूंकि जो काम हो रहा है उसके अंदर ज्यादा मेन हमारी जो फंडिंग है वो हमारा जो ब्रदर मुल्क है चाइना वो उसके अंदर कर रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो सी पैक है वो हमारे इस रीजन के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है, और वो इंशाल्लाह गेम चेंजर होगा। हमारे बहुत सारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पंजाब के, वो चूंकि सी पैक के साथ लिंक है, और स्पेशली हमारा अगर आप देखें फैसलाबाद वाला जो है, अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हम एक्सपेंशन हम उसकी कर रहे हैं 1500 एकड़ एरिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जस्ट हालिया को 3 माह पहले हमने उनसे इफ्तिताह करवाया था। तो इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि जो हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट है, लोकल इंडस्ट्री और ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर इनके अंदर आके यहाँ पे काम करेंगे, तो ये जब आपका सी पैक के हवाले से, चूंकि चाइनीज इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा हमारे साथ इस लॉकडाउन से पहले राब्ते में थी, और ये लॉकडाउन जब खत्म होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां यहाँ आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, वो हमारी कंपनियों के साथ जेवीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी मार्केट से होके उनके लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की मार्केट उनके लिए डेस्टिनेशन बड़ा थोड़ा है, तो उनको भी सूट करता है और हमें भी ये सूट करता है कि हम इन कंपनीज के साथ, जो जापानीज हो गई, कोरियन हो गए, चाइनीज हो गए, उनके साथ जेवीज बना के तो हम आगे बढ़े। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह हमारे रीजन के लिए गेम चेंजर होगा। अच्छा, साथ में सरदार साहब ये बताइएगा कि जो फिस्कल खसारा है उसमें एक बार फिर इजाफा देखने को मिला, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो यही कह रहे हैं कि डेफिसिट ना सिर्फ बढ़ेगा लेकिन जो आपके माशी प्रेडिक्शंस हैं इस बार भी मनफी रहेंगे। इसका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? देखिए चूंकि अभी ये है कि गवर्नमेंट खुद आपने देखा कि बिलियन ऑफ रुपीज का मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। बेल आउट पैकेज चूंकि हम एक ये है कि अपने रीजन के अंदर आप ये देखें
तो हमारे नेबर ओनर में भी किसी गवर्नमेंट ने इतने बेल आउट पैकेज नहीं दिए अपने लोगों के लिए, अपने इदारों के लिए, जितने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए। दूसरा ये है कि टैक्स के हवाले से हम ये समझते हैं कि इस साल चूंकि जितना आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है इससे, तो वो आपकी जो इनकम है, वो आपके जो रेवेन्यू थे, वो टारगेट शायद हम समझते हैं कि पूरे नहीं हो सकेंगे, बल्कि गवर्नमेंट बहुत सारे एरियाज में जाके सब्सिडाइज कर रही है, लोगों को रिलीफ देने जा रही है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा, लेकिन ये है कि हम हालात और वाकयात के मुताबिक जो सिचुएशन अभी जब लॉकडाउन से निकलती है, चीज़ें वापस अपनी स्ट्रीमलाइन नॉर्मल होने की तरफ जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज और मेजर लिए जा सकेंगे इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमें इस वक्त बहुत दबाव का सामना रहेगा गवर्नमेंट के लिए, अहदाफ चूंकि वो नहीं हो सकेंगे। और बहुत सारे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इदारे बिलियंस में टैक्स देते थे, शायद वो भी गवर्नमेंट से रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे कि डेफर पेमेंटें की जाएं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर की जाएं, कुछ टाइम के लिए उनको आगे किया जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। साहब इनफैक्ट क्योंकि जो छोटा ताजिर है वो तो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, तो कोई ये भी हुकूमत की सोच है, क्योंकि आप हुकूमत कैसा है कि कोई बिला सूद कर्जे या किस तरह की सपोर्ट भी छोटे ताजरों को दी जाए ताकि वो अपने बिजनेसेस को बहाल रख सकें। और बिलखुसूस ये बताएगा कि शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी कोई फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी तो हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, अभी तक वो बंद पड़े हैं। देखिए, एक तो जो हमारा ट्रेडर है उसके हवाले से ये है कि हम ये समझते हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेप लिया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्पेशली इसके अंदर बड़ा मतलब उन्होंने खुद जाती तौर पे दिलचस्पी ली कि हमारे जो ओवरऑल जो रेट था मार्कअप का वो 9% पे आ गया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो हमारी इस वक्त कराची, लाहौर, जो दूसरे हमारे बड़े चैम्बर है जो हमारे साथ राब्ते में, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इस वक्त 5% के करीब होना चाहिए। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये 5 न भी हो सका तो माइट भी 6 तक इसकी फिगर आ जाए। तो अगर ये 6 तक आ जाता है तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेंशन के लिए ये काफ़ी वायबल हो जाता है। प्रेजेंटली ये है कि रिलीफ काफ़ी मिला है कि ये सिंगल डिजिट में आ गया, क्योंकि जब ये डबल डिजिट में होता है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। दूसरा ये है कि जो ट्रेडर्स हैं इनके हवाले से इस वक्त तो गवर्नमेंट दे चुकी है कि आपकी जो सैलरीज थी अप टू 500 मिलियन तक की, 50 करोड़ की, जो कंपनी, बहुत सारे इदारे चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेशन थी कि ले ऑफ करेंगे अपने एम्प्लॉइज को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इंटरवीन किया और स्टेट बैंक डायरेक्ट इसको मॉनिटर करते हुए कंपनी और इदारों की जो तनख्वाहें हैं बैंकों के थ्रू 4% मार्कअप के ऊपर वो दी जा रही हैं। और एक्सपेक्टेड ये है कि स्टेट बैंक आने वाले दिनों में इस 4% को भी 3% पे ले आएंगे जो सैलरीज की मद में ये दिए गए हैं। तो इसके लिए इसका जो पे बैक टाइम है वो भी 2 से 2.5 साल तक है। जो आपने शॉपिंग मॉल के हवाले से पूछा, चूंकि गवर्नमेंट इसको ये चाह रही थी कि हम पहले लोगों का ओवरऑल बिहेवियर और ट्रेंड देखें कि लोगों को जब आप छोटी मार्केटें खोलते हैं तो उनके खोलने के बाद आया लोगों का रवैया क्या है, लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल की जो एसोसिएशन है उनका भी ये कहना ये है कि वो SOPs को बेहतर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर चला सकते हैं, उनके पास ये सारे सेटअप्स मौजूद है और उनके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो मल्टी मिलियंस के साथ जुड़ी हुई है, उनकी वेंडर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है जो ये एसोसिएशन है, जिसके सिंध में भी उनके आउटलेट्स हैं, पंजाब में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट शायद इस चीज़ को भी देखेगी कि मॉल्स में या जो बड़ी मार्केटें हैं इनको किस तरह खोला जाए SOPs का। तो मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो SOPs है या इनकी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर होती है इस पोजीशन में कि वो इम्प्लीमेंट करवा सके, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको कंसीडर करते हुए कोई डिसीजन लेगी। अच्छा सरदार साहब, एक पुरानी बहस है जो 60 की दहाई से चलती आ रही है कि मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है कुछ मखसूस मफादात की वजह से, कि मईशत एंटी कम्पिटिटिव है और कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज बन गई हैं। अभी आपने देखा वही डिबेट ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के मुतालिक, चाहे वो चीनी की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो वीट की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हो, दोनों में इंक्वायरियाँ भी शुरू हो गई हैं। कंपटीशन को बहाल करने में क्या कुछ करना चाहिए? कंपटीशन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाना चाहिए, या ये जो मसला है उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है? किस तरह देखते हैं? शिराई साहब, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हमारे यहाँ पे कुछ ब्लैक मार्केटिंग के ट्रेंड ज्यादा अनफॉर्चुनेटली, और लोग इसके थ्रू, मैं ये समझता हूँ कि लोग पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये देखिए कि शुगर की प्राइसेस उस वक्त रेज हुई जब आपका
जो हमारा शुगर केन है उसकी क्रशिंग का सीजन चल रहा था। हमारे यहाँ पे अक्टूबर से हम शुगर केन क्रश करना शुरू करते हैं और अप्रैल तक इसका सीजन होता है। तो जब हमारा सीजन इसका पीक पे था, हम क्रश कर रहे हैं गन्ना और उस दौरान इसकी प्राइस का बढ़ जाना ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ऑफ सीजन में तो प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन जब आप सीजन में और आप क्रशिंग कर रहे हैं गन्ने की तो उसकी प्राइस का बढ़ना समझ से बाहर था। तो इसका मतलब यही है कि ये ब्लैक मार्केटिंग और चंद लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए आम आदमी के मसाइल में इजाफा किया। इसके साथ वीट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि पंजाब में फूड मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो मेरे पास रहा है, तो मैं वीट के हवाले से खुद इस चीज का विटनेस हूं और मेरे इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड हैं कि हमारे पास 2014 का जो वीट का जखीरा था वो 3.6 मैट्रिक टन हमारे पास 2014 की वीट हमारे पास मौजूद थी, जिसमें मेरी अपनी गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन ये थी कि हम 2014 का स्टॉक निकाल लें, क्योंकि उसके लिए आपको पता है कि पेस्टिसाइडिंग फ्यूमिगेशन जो हमें करनी पड़ती है, और स्पेशली हम गंदम ज्यादा साउथ में स्टॉक करते हैं पंजाब में, और वो ओपन एरियाज के अंदर होती है। तो गंदम के हमारे पास वाफ ये 14 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि 15, 16, 17, 18 तो हमारे पास अगले 4 साल का स्टॉक भी मौजूद था। तो हमें आके गंदम का तो प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो गंदम गैर जरूरी तौर पर निकाली गई, जो आपको अपने बेसिक जो नेशनल क्लाइमेटी के लिए मेंटेन करना था जखीरा, वो नहीं किया, मतलब उसको कंसिडर किया गया। तो इससे भी आम आदमी की मुश्किलात में और कुछ अननेसेसरी इसको सेंसिटाइज करके हाइप दे के कि जी शॉर्ट होने वाली है, लोगों ने ज्यादा बाइंग शुरू कर ली। ऐसे माफियाज के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपका मीडिया है और सोशल मीडिया और आम आदमी का वाइब्रेंट होना ज्यादा मैटर करेगा। एक तो ये है कि गवर्नमेंट तो जो स्टेप लेगी, मेरा हाल आइंदा आपकी ये जो रिपोर्ट आने के बाद शायद गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ स्टेप लेगी। कुछ ऑलरेडी लिए, आपने देखा कि बहुत सारे लोग सैक हुए, कई लोगों के पोर्टफोलियो चेंज हुए, कई लोगों से पोर्टफोलियो ले लिए गए वापस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीजें आ रही हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं था कि किसी को अकाउंटेबल किया जाए। फिर शुगर की सब्सिडी की मद में आप देखें कि पिछली हुकूमतों में जो सब्सिडीज दी गई वो कितनी दी गई, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में इन लोगों ने ली वो कितनी थी। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर हम जब डिबेट करेंगे, हमारी डिस्कशन होंगी, तो मेरा ख्याल है ये जो ब्लैक मार्केटिंग वाला एलिमेंट है ये डिस्करेज होगा और हमारे लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा। सरदार तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्तंगे गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। कोरोना वायरस से हट के कुछ पंजाब हुकूमत के मुतालिक बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर लीडर कामिल अली आगा साहब। बहुत शुक्रिया कामिल साहब शो में शामिल होने का, अपना वक्त हमें देने का। सर, चौधरी बरादरान ने एक पिटिशन फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि सब जुडिस है तो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन नैब के तर्जुमान का कहना है सर कि हमारे खिलाफ मीडिया कैंपेन की जा रही है और चेयरमैन नैब ने कोई फैसला नहीं किया किसी पुराने केसेस के मुतालिक जो चौधरी साहिबान से ताल्लुक रखते हैं। हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? उसमें अगर आप बगौर जायजा लें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, लेकिन जो पुराने मुकदमात हैं उनको हमने अलमारी में सजाने के लिए रखना, यानी कि सरासर मुनाफिकत की है। इनको चाहिए कि ठीक है, अब पिटीशन अदालत में हमने की हुई है, वहां पे आए हैं, उनको कॉल किया हुआ है मोअज़्ज़ज़ जजीज ने और अदलिया ने, वहां पे आके जवाब दें और अपनी वजाहत पेश करें। हमें तो जो इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर हमने अजियत में आके, यानी कि एक पूरी अजियत थी जो पिछले 20 साल से चल रही थी, और इस वक्त अजियत इसलिए बढ़ गई कि हमारी अलाइड हुकूमत के दौर के अंदर ये मामला, पहले तो हम ये समझते थे ठीक है जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो अब तो इन्होंने साबित कर दिया है कि ये अदारा काम ही एक करता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। तो इसलिए हमें मजबूरन जाना पड़ा है, और हम वहां पे गए तो किसी बुनियाद पे गए ना जी, उसके अंदर हमारी तमाम वजूहात अदालत के रूबरू पेश होने की उसमें शामिल है, और वो अदालत फैसला करेगी। वहां पे हम इंसाफ के लिए गए हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वहां से इंसाफ मिलेगा, वहां पे वो पेश हो, अपना मौक़िफ़ पेश करें। अच्छा कामिल साहब, इनफैक्ट क्या कहेंगे अगर चौधरी बिरादरान से मुतालिक केस रीओपन होने जा रहे हैं 19 साल बाद, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो फिर जो अपोजिशन के खिलाफ केसेस आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि वो भी इसी
तनाजुर में ही उठाए जा रहे हैं या वो फिर मेरिट पे हो रहे हैं? और साथ में ये भी आप बताइएगा सर लोगों को कि क्या काफ लीग से ऐसी क्या गलती हो गई कि 19 साल पुराना केस अचानक ओपन किया जा रहा है? देखें, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि हमारे केसेस में और दूसरे केसेस में फ़र्क यह है कि हमारा केस एक नामालूम शख्स की दरखास्त के ऊपर 20 साल पहले शुरू हुआ। अनोनिमस एप्लीकेशन के ऊपर ये अदारा जिसका नाम आज नैब है वो कार्रवाई कर ही नहीं सकता सिरे से। उसकी कार्रवाई आइन और कानून से बालातर है। 20 साल में 5-4 दफा ये केस जो है इन्वेस्टिगेट हुआ। उसके अंदर पूरी वजाहत के साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, इनके इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट ने और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने, दोनों ने लिख के दिया कि ये काबिले अमल दरखास्त नहीं है, इसके ये बेबुनियाद है, इसके अंदर इल्जामात बेबुनियाद हैं और सिरे से कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है। अगर असासों की बात करें तो असासे बियॉन्ड मीन्स नहीं है चौधरियों के। FBR के अंदर भी रिकॉर्ड मौजूद है, डिक्लेयर्ड असासे हैं और इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड असासे हैं। तो उसके बाद जब ये कैफियत हो गई तो ये 2017 में बाकायदा इसको क्लोज करने की सिफारिश लिख कर भेज दी पंजाब ब्यूरो ने वफाकी ब्यूरो को, और उसके बाद खामोशी होगी। उसके बाद फिर आनन फानन ये आपने देखा कि 2018 में जब चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो जिस दिन उनका इलेक्शन था स्पीकर का, उस दिन भी पेशी थी। उसके बाद खामोशी हो गई। अब फिर एक दफा 5वीं मरतबा एक यही मामला, वही वाला मामला अनोनिमस एप्लीकेशन के ऊपर 5वीं मरतबा। और हमारे अलाइड हुकूमत के दौर में ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे था, जिसकी बिना पे हम अदालत में चले गए। अजियत अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए नामालूम साहब क्या ये नून लीग से राब्तों की वजह से तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि पिछले दिनों में चौधरी साहब की मुलाकात हुई है साद रफीक साहब से, बाकी लोगों से, तो क्या उस तनाजुर में तो कुछ नहीं हो रहा? ये मुलाकातें तो बेशुमार होती रहती हैं। चौधरी साहब इस वक्त तो स्पीकर हैं, वैसे उनका तर्ज सियासत यही है और उनका अपने बतौर स्पीकर उनके लिए वो, चूंकि स्पीकर का ओहदा ऐसा होता है कि सबके साथ रवाबत रखने पड़ते हैं, वो रवाबत रखते हैं। अदरवाइज भी आप देखें कि चौधरियों की सियासत जो है और हमारी पार्टी की जो सियासत है वो दुश्मनी की सियासत हम नहीं करते। हमने बड़ी बड़ी दुश्मनियां भी खत्म की और पीपल पार्टी के साथ हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी समझी जाती थी, लेकिन हमने उसको भी कौमी मुफाद के अंदर खत्म किया और जब उनके साथ दोस्ती की तो उसको निभाया। हम हर किसी के साथ, जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसके साथ दोस्ती निभाते हैं, और जिसके साथ दोस्ती नहीं भी होती सियासत के अंदर हम एक रवादारी का रवैया रखते हैं और हमेशा एक बुर्दवारी के साथ, तमल मजाजी के साथ हम सियासत करते हैं और कौमी मफाद में करते हैं। अगर किसी ने कोई तासर लेना आता है तो वो ले लेता है। वो कई लोग डरते हैं चौधरियों से, वैसे ही डरते हैं, और कई लोग लोगों को भड़काते रहते हैं और कान भरते रहते हैं कि जी चौधरी अगर पावर में आ गए, चौधरियों के पास मजीद पावर हो गई और वो सियासत में इसी तरह परवान चढ़ते रहे तो वो आपके लिए खतरा बन जाएंगे। अब इस तासर को हम कैसे जायल कर सकते हैं? ये तासर तो बनता चला जा रहा है। इसी बुनियाद पे हमने सोचा कि अब हम मामले को अदालत में लेके जाएं और तमाम चीजें, क्योंकि मामला ये है कि दरखास्त भी नामालूम, वजूहात भी नामालूम और फिर मुहर्रकात भी नामालूम। ये तीनों चीजें जब नामालूम है तो अब मालूम तो होना चाहिए भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए इसके अलावा कामिल अली आगा साहब कुछ इश्यूज हैं जो इससे भी ज्यादा रीसेंट हैं जिसमें केस ज्यादा वाज़ेह था। आपने 2018 का जिक्र किया, उसी साल में जनाब अदालत उज़्मा का फैसला आया, जस्टिस इजाज अफजल खान साहब का 4 मई का फैसला है। बहरिया टाउन रावलपिंडी केस में उन्होंने कहा, और परवेज इलाही साहब का भी उसमें नाम आया था फाइनल वर्डिक्ट में, कि सबके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होने चाहिए। और क्योंकि इस जजमेंट को भी अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं,
क्या हम इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं कि इससे ज्यादा भी रिसेंट कानूनी इश्यूज आए हैं और जो अदालत उज़्मा के फैसलों में रिकॉर्ड हुए हुए हैं नैब के रेफरेंसेस से मुतल्लिका? मेरे भाई, उस वर्डिक्ट के बाद बाकायदा तफ्तीश हुई, मामलात जो है वो महीनों जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, ये सामने आ गया कि वो मामला बिल्कुल बेजा इल्जाम था, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी और वो इल्जाम दुरुस्त नहीं था। इसलिए वो वजह तो बनती नहीं है। अब तो मामला वही पुरानी दरखास्त वाला है, वही दरखास्त जिंदा की जा रही है जो 20 साल पहले किसी नामालूम शख्स ने दी थी, जिसके ऊपर ये इदारा काम ही नहीं कर सकता, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये इदारे के इख्तियार में नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई। साहब, अदालत में तो आप चले गए, आपने अपने इत्तेहादी इमरान खान साहब से भी अपने कंसर्न का इजहार किया, उनका क्या जवाब था? देखें, हम तो ये रिजर्वेशन हमेशा रखते हैं कि जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मशावरत का अमल जो है, जो एक मुआदे की पहली शिक थी कि मुआदा की बुनियाद ये थी कि मशावरत का तसलसल तवातर से होगा और पॉलिसी मेकिंग में जो अलाइज हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों पे अमल नहीं हुआ। वो रिजर्वेशन हमारी चलती रहती हैं, हम गिला गुजारी भी करते रहते हैं, लेकिन हम चूंकि एक मुआदे के अंदर हैं और हमारी शोहरत ये है कि जब हम मुआदे में होते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं, तो उसको निभाते हैं और निभाए चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निभाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि निभाए। लेकिन अगर ये बात भी बईद नहीं कि अब हमें कोई फाइनली कोई बड़ा फैसला करना पड़े और हम इस इत्तेहाद के मुतल्लिक भी सोचें कि हमने जारी रखना है या नहीं जारी रखना। कामिल अली आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, कीमती वक्त देने का। इसी पर इजाज़त लेते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो सीनियर क़यादत है ये उसी तरह यही वादे निभाए जिस तरह उन्होंने ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के साथ वादा निभाया था, जिस तरह मियां अज़हर साहब के साथ वादा निभाया था, जिस तरह शौकत अज़ीज़ साहब के साथ वादा निभाया था। जो फहरिस्त है बहुत ज़्यादा तवील है। कल तक इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।